बताया कि जैसे ही ये इन दोनों में से गेनिंग की बात आएगी तो Ag प्लस आयन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा यहाँ पर, ठीक है, और जाकर Ag बना लेगा। तो इस तरीके से आपका कैथोड पर धीरे धीरे Ag आयन इकट्ठा होने की वजह से Ag जो है वो ये वाला इलेक्ट्रोड जो है वो मोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं लगता कि जब हम इलेक्ट्रोड जो है वो क्रियाशील लेते हैं तो क्रियाशील इलेक्ट्रोड लेने पर क्या होता है, उसी का ऑक्सीकरण हो जाता है और उसी का रिडक्शन, ऐसा हमें देखने में लगता है। तो हमें लगता है क्या फायदा हुआ ऐसी रिएक्शन का? फायदा है। अगर आप यहाँ पर इस पात्र को देखें तो आप देखिए इस प्रकार के विद्युत अपघटन की क्रियाओं का इस्तेमाल जो होता है किसी भी धातु को शुद्ध करने के काम आता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास जो सिल्वर था वो अशुद्ध था, तो ये आपका अशुद्ध सिल्वर का हमने मोटा सा क्या बना लिया, एनोड बना लिया, और इस मोटे से एनोड को एक पतला सा अपने पास से कैथोड लिया और उसके साथ जोड़ दिया बैटरी की सहायता से, और नीचे जो है वो अपना विद्युत अपघट्य ले लिया, जलीय AgNO3। तो जब क्रिया होगी तो आप देखिए आपका एनोड बार बार से अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालकर Ag प्लस आयन बनाएगा। ये Ag प्लस आयन सोल्यूशन में चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आपका इधर आ जाएगा और आपका जो Ag का एनोड था वो धीरे धीरे गलता रहेगा, और गलने के बाद जो अशुद्धियां होंगी वो नीचे टपक जाएंगी और इस जगह पर इकट्ठी हो जाएंगी। इसे हम एनोड मड कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? अनोड मड। और यहाँ जो आने वाले Ag प्लस आयन है जिनकी संख्या बहुत ज्यादा हो चुकी है, आप देखिए रिडक्शन के टाइम यानी कि अपचयन के टाइम वो एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाके ग्रहण कर करके Ag बना के चले जाएंगे। जो भी आपने शुद्ध सिल्वर का इलेक्ट्रोड लगाया था वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली मोटा हो जाएगा और अंत में देखिए आपको शुद्ध जो धातु है वो कैथोड पे प्राप्त हो जाएगी। तो शायद अब आपको इसकी क्या जो मैकेनिज्म है यानी क्रियाविधि है बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इस प्रकार के जो क्रियाविधि हैं उनका इस्तेमाल सिर्फ धातुओं को शुद्ध करने में होता है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही अब मैं आपको कॉपर सल्फेट का दिखाने वाली हूँ। इस बार हम जलीय कॉपर सल्फेट लेने वाले हैं और क्रिया बिल्कुल उसी तरीके से होगी जैसे आपने AgNO3 में कराई, ठीक है। अब कंटेनर आपको नहीं दिखाया जाएगा, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जो जलीय कॉपर सल्फेट अगर कॉपर की उपस्थिति में क्रिया करता है तो क्या होता है, तो आपको ये बात पहले भी पता चल चुकी है कि उसी का ऑक्सीकरण होगा और उसी का अपचयन होगा। तो देखिए मैं जलीय CuSO4 लेने वाली हूँ। मैंने जैसे ही जलीय CuSO4 लिया तो सबसे पहले आप CuSO4 को तोड़ लेंगे, टूट जाएगा किसमें, Cu डबल प्लस में और SO4 डबल माइनस में। उसके बाद जलीय का मतलब वाटर लिया है आपने, टूट जाएगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। उसके बाद आपको वर्ड लगाना है लोप, लोप का मतलब लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड पॉजिटिव। लेकिन एक बात अपने दिमाग में बिल्कुल रखनी है कि कॉपर के इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में ये सब काम हो रहा है और कॉपर का इलेक्ट्रोड जो होता है वो अक्रिय नहीं होता, ये क्रियाशील होता है, राइट। जब ये क्रियाशील है तो आपको मालूम है इन दोनों में से देखा जाए तो लो डीपी इसका है, लो डीपी की वजह से ये आना चाहेगा, लेकिन उससे भी कम डीपी जो है वो डिस्चार्ज पोटेंशियल कॉपर के इलेक्ट्रोड का रहेगा, क्योंकि धातुओं की तो आदत होती है इलेक्ट्रॉन देने की, उनके लिए तो बोला जाता है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो अब देखिए यानी इलेक्ट्रॉन देने वाली है, तो यहाँ पर कॉपर आएगा क्योंकि वो लो डीपी नहीं लोवेस्ट डीपी को इंडिकेट कर रहा है, राइट। तो अब देखिए वो अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा और Cu डबल प्लस आयन बनाएगा। बिल्कुल वही प्रोसीजर है, बार बार इस Cu डबल प्लस आयन के बनने की वजह से एनोड जो होगा वो आपका एनोड वाला इलेक्ट्रोड वो गलने लगेगा और विलयन के अंदर कॉपर प्लस आयनों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि लेफ्ट की जगह राइट हो जाएगा, ऑक्सीडेशन की जगह रिडक्शन हो जाएगा, एनोड की जगह कैथोड हो जाएगा और पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो जाएगा। और आप देखिए इस जगह पर जब आप क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, इस प्रोसेस को आप यहाँ देख लीजिए कि कॉपर डबल प्लस आयन, कौन सा आयन आएगा, कॉपर डबल प्लस आयन जो होंगे इन दोनों में से आएंगे रिडक्शन के टाइम और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बना लेंगे। बिल्कुल वही प्रोसीजर है, आप देखिए उसी का ऑक्सीडेशन हुआ और उसी का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, राइट। तो इस तरीके से आपका जो एनोडिक कॉपर होगा वो गल गल के विलन में आ चुका होगा और कैथोडिक कॉपर जो आपने पतला सा रॉड लिया था वो मोटा हो चुका होगा ऑटोमेटिकली, और जितनी भी अशुद्धियां होंगी वो एनोडिक कॉपर के नीचे की तरफ पाई जाएंगी जिसे हम एनोड मड कहेंगे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना है और वीडियो को आप 1-2 बार देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अगर अक्रिय इलेक्ट्रोड होता है तो क्या करते हैं और अगर क्रियाशील होता है तो क्या करते हैं, राइट। अब हम आगे चलते हैं फैराडेज लॉ पे, राइट। फैराडे के 2 नियम विद्युत अपघटन की जो क्रिया होती है उससे रिलेटेड दिए गए थे, जिसमें पहला है फैराडे का प्रथम नियम और फिर है फैराडे का द्वितीय नियम।
नोट्स में मैंने आपको आज फैराडे का प्रथम नियम प्रोवाइड किया है और आपको आज फैराडे के फर्स्ट लॉ तक स्टडी करनी है। तो जरा आप गौर करेंगे यहाँ पर कि जब भी विद्युत अपघटन की क्रिया हुई, आप देखिए एनोड पर कुछ ना कुछ इकट्ठा होता है, कैथोड पर कुछ ना कुछ इकट्ठा होता है, और फैराडे ने इस इकट्ठे होने वाले पदार्थ की मात्रा के बारे में ही अपना लॉ दिया था, अपना नियम दिया था। जैसे आप बताइए, मैंने आपको कल NaCl गलित दे दिया था, अगर आपको याद हो तो एक बॉक्स में आपको NaCl लेना है और वो गलित है और 2 इलेक्ट्रोड लगाने हैं और साथ में आपको बैटरी से उसे कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, वर्ड वही लगाना है लोप। लोप का मतलब वही लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड पॉजिटिव। आप जानते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड पर प्रोसेस होने वाली है ऑक्सीडेशन, और ये एनोड है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और जाहिर सी बात है इधर रिडक्शन होने वाला है, ये कैथोड है और इधर नेगेटिव चार्ज है। ठीक, तो जैसे ही आप बैटरी से करंट पास करेंगे, प्लस होने की वजह से माइनस इसके पास जाएगा। ठीक, देखिए Cl माइनस आ गया और अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, चूंकि ऑक्सीडेशन की क्रिया होनी थी, और Cl बना लेगा। इसे हम प्राथमिक प्रभाव बोलते थे। फिर Cl और Cl दोनों मिलकर जो वो Cl2 बना लेते थे, इसे हम द्वितीयक प्रभाव बोलते थे। ठीक है, तो आप देखिए इस वाले इलेक्ट्रोड पर आपको क्या मिल रहा है, क्लोरीन मिल रही है, कंटिन्यूअस लगातार आपको क्लोरीन गैस मिल रही है। और बिल्कुल सेम उसी तरीके से सोडियम आयन इधर जाएगा क्योंकि इधर नेगेटिव चार्ज है। और आपको याद होगा, मुझे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, चलिए लिख देती हूँ आपको। यानी राइट हैंड साइड पर क्या होगा, रिडक्शन की प्रोसेस होगी, इसे हम कैथोड बोलेंगे और ये नेगेटिव होगी। ठीक, तो नेगेटिव पर कौन आता है, पॉजिटिव आता है। तो देखिए पॉजिटिव कौन है, Na+। जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो क्या बना लेगा, Na बना लेगा, क्योंकि इधर रिडक्शन की प्रोसेस होने वाली है। राइट, तो आपको इस तरीके से इस वाले इलेक्ट्रोड पर सोडियम इकट्ठा होता हुआ नजर आएगा और इस वाले इलेक्ट्रोड पर आपको क्लोरीन इकट्ठी होती हुई नजर आएगी। आप देखिए बैटरी आपने कितनी देर ऑन की है, या बैटरी से आपने कितनी आवेश की मात्रा पास की है, उसी पर निर्भर करता है हमारे इलेक्ट्रोडों पर मिलने वाले पदार्थों की मात्रा। यानी कहने का मतलब बहुत सिंपल है, फैराडे का कहना था कि अगर यहाँ बैटरी द्वारा पास की गई आवेश की मात्रा अधिक होगी तो इलेक्ट्रोडों पर आने वाले जो पदार्थ है उनकी मात्रा भी अधिक होगी। तो ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि अगर आपने यहाँ से करंट पास करना बंद कर दिया, यहाँ आवेश इसको नहीं मिला, तो आप जानते हैं बैटरी बंद हो जाएगी, तो विद्युत अपघटन की क्रिया रुक जाएगी, और जब विद्युत अपघटन की क्रिया रुकेगी तो यहाँ पर क्लोरीन और सोडियम भी बहुत कम मात्रा में आपको मिलेंगे। तो देखिए ये तो एक जनरलाइजेशन है, एक जनरल बात है कि जितना ज्यादा आप आवेश यहाँ से पास करोगे उतना ज्यादा पदार्थ की मात्रा जो है वो अपने अपने इलेक्ट्रोडों पे मिलेगी आपको। ठीक, तो इनका जो नियम था उसको हम शॉर्टकट में जो है वो ऐसे लिखते हैं, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q। W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q। आपको आज सिर्फ इतना पढ़ना है कि यहाँ Q क्या है, Q है बैटरी द्वारा पास किए गए आवेश की मात्रा। राइट, W क्या है, दोनों इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा। ठीक है, नियम आपको याद हो गया होगा। इस नियम के अनुसार किसी भी इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा विद्युत अपघटन की क्रिया के वक्त बैटरी द्वारा पास किए गए आवेश की मात्रा पर निर्भर करती है। राइट, जितना ज्यादा आवेश की मात्रा होगी, पदार्थों का उतना ज्यादा वेट जो होगा, माने भार जो होगा, वो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होगा। ठीक, और Q की मात्रा जितनी कम होगी उतना कम भार जो है वो इलेक्ट्रोडों पर पदार्थों का एकत्रित होगा। तो देखिए फैराडे का नियम कोई बहुत टफ नियम नहीं है। ठीक है, इसके बाद आप इसे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो आपका आ जाएगा ZQ। Z जो है वो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। इसकी डिटेल स्टडी अब हम करेंगे कल, क्योंकि आज तक के नोट्स में हमने आपको सिर्फ और सिर्फ फैराडे के फर्स्ट नियम तक सब कुछ प्रोवाइड किया है। ठीक है, अब आपको ये बात याद रखनी है, विद्युत रसायन आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो विद्युत रसायन चैप्टर के अंदर सबसे पहले आपने विद्युत अपघटनी सेल पढ़ लिया है। अभी उस विद्युत अपघटनी सेल से रिलेटेड ही आपका टॉपिक चल रहा है। ठीक, चैप्टर के मिड में मैं आपको विद्युत रासायनिक सेल पढ़ाऊंगी। ठीक, आज आप इतना ही पढ़िए, फिर हम मिलते हैं कल सेम टाइम।